Hello and welcome again, class 12, with another video. इस वीडियो में we're gonna talk about motional EMF from Lorentz force and some of this type of जो कि मैंने last video में already बताया था. Okay. So end तक बने रहना इस वीडियो में. देखो स्टार्ट करते हैं. देखो आप लोग को डायग्राम तो याद ही होगा पिछला वाला जैसा भी हमने बनाया था. ठीक है, मैं दोबारा मुझे ना बनाना पड़े तो आप लोग ऑलरेडी कॉपी में पहले से बना लो, है ना, रेफरेंस लेके लास्ट वीडियो का. ओके. एक कंडक्टर के पास बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है सबको क्लियर. और जब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब मूव करते हैं तो हमारा एक लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे. लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में था, याद करो. याद आ गया होगा अब तक, नहीं याद आया कुछ जल्दी से चले जाओ, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो. तो अ लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या एक करंट सेटअप कर देता है वहाँ पे. ठीक. अ लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन सेटअप अ करंट, है ना. जैसा कि आपने जो फिगर बनाया है उसमें आपने करंट कैसे इंड्यूस हुआ आपने देखा. देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा. ठीक. तो आपके जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या दिखा रहा है, एक पी क्यू कंडक्टर है जो कि मूव कर सकता है. ठीक है, और वो किसके अंदर रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और डायरेक्शन क्या है? क्रॉस की डायरेक्शन है. क्रॉस यानी कि इनसाइड द पेपर, बिल्कुल नॉर्मली इनसाइड द पेपर. इज इट क्लियर? जैसे हमारा पी क्यू मूव करेगा लेफ्ट साइड में विथ स्पीड v, जो कि आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा आपको. ठीक है, स्क्रीन पे मैंने फिगर नहीं बनाया, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में फिगर बना चुका था, उसी का रेफरेंस वीडियो है ये. सो आप लोग उस फिगर को अगर देखना है तो आप लास्ट वीडियो को देखिए पहले, तब इस वीडियो को देखिएगा. लास्ट वीडियो में जो भी फिगर है उसको बनाइए, तब इसमें आपको फिगर जो मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ क्लियर होगा. नाउ तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर का, ये भी मूव करेगा सेम स्पीड से, v स्पीड से. भाई जितनी स्पीड से कंडक्टर मूव कर रहा है उतने ही स्पीड से तो आपका जो उसके अंदर रखा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहा होगा. ऐसा तो नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को छोड़ के भाग जाएगा, वो धीमा होगा या वो बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, है ना. वो भी मूव कर रहा होगा लेफ्ट साइड में सेम स्पीड के साथ. इज इट क्लियर? सो इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके का मैग्नेटिक लॉरेंस फोर एक्सपीरियंस होगा. होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना. तो जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस होगा उसको हम नाम दे देते हैं एफ एम. ठीक, उसको हम नाम दे देते हैं एफ एम. और याद करो एफ एम किसके बराबर होता था हमारा लॉरेंस फोर्स? क्यू इंटू वी इंटू बी के. वैसे तो क्यू वी क्रॉस बी होता था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ठीक है, v क्रॉस बी. बट यहाँ पे हमारा v क्रॉस बी को अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो v भी साइन थीटा हो जाता है. एंड यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है. एंड साइन 90 क्या होता है? 1 होता है. तो वहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो होगा क्यू v इंटू बी, वेयर q इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, v is the velocity of the conductor or the free electron, and B is the magnetic field that is uniform in the whole system, right? So according to Fleming's left hand का rule, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड के रूल की मदद से अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम जा चुके हैं लॉरेंस फोर्स के पास, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड का रूल, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा बताओ? किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपना लेफ्ट हैंड को उठाओ और बिल्कुल वैसे ही प्लेस कर दो जैसे करते थे. एफ बी आई किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है? फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है ना. फोर्स की डायरेक्शन कौन देता था? थंब देता था हमको. तो थंब किस डायरेक्शन में देगा? देखो क्यूपी की डायरेक्शन है, क्यू से पी दिख रहा है. एंड हेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पी. ठीक है, फिगर अगेन मैं कह रहा हूं, अगर ऐसे सुनोगे बिना डायग्राम के कुछ नहीं क्लियर होगा. प्रीवियस वीडियो में जाओ, डायग्राम कॉपी में बनाओ, तब इस वीडियो को साथ बैठ करके देखो. इज इट क्लियर? इसलिए मैं मैंने जानबूझ के वीडियो में, इस वीडियो में उस फिगर को नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि स्किप करके वीडियो देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगी सब. इसलिए गड़बड़ ना हो उसके पहले फिगर वगैरह बना करके अपने कॉपी में तब इस वीडियो को देखो. तो पेन चलते रहना चाहिए वीडियो के साथ साथ.
इज इट क्लियर? सिर्फ सुनने के लिए। ऐसा जो लोग लेट के देख रहे होंगे, जो लोग ऐसे करके देख रहे होंगे, वो अपने साथ मजाक कर रहे हैं। सुनोगे कुछ नहीं आएगा, सुनते लिखते चलो। ठीक है, आराम से टेबल पे बैठो, टेबल सबके घर पे होगी, चेयर सबके घर पे होगी, टेबल चेयर पे बैठो प्रॉपरली, जैसे स्टडी के टाइम होता है वैसे पढ़ाई के लिए पढ़ने बैठे हो ना तो पढ़ो। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते चलो। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो के एंड में मुझे नोट्स भेज दो, लेकिन एक दो लोग, तीन लोग, बहुत मैक्सिमम 4 लोग भेज देते हैं। उसके बाकी जो 21-22 लोग बचे हैं, उनको नहीं लगता हमें कि वो पास भी हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इन फिजिक्स में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, और बाकी प्रैक्टिकल्स में जो भी होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर समझ जाएगा तुम लोग को देख के ही कि तुम लोग को कितना आता है। वो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को क्या करोगे, तुम लोग को नंबर भी देगा। तो भगवान ही भरोसे है तुम लोगों का, तो जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बाकी जो सीरियसली ले रहे हैं उनके लिए तो सच में वो अपने लिए ही अच्छा करेंगे। और कल को कुछ भी हो, अगर सिलेक्शन किसी का होता है कहीं पे या बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम तुम लोग को सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तुम हमें पलट के कुछ दे नहीं दोगे, राइट? कुछ पैसा या कुछ ऐसा कुछ नहीं दोगे ना। सिंपल सी बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कहने से कोई मतलब नहीं है। आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम टीचिंग यू ऑल। ठीक है, उसके लिए आई एम गेटिंग पेड इनफ, बट स्टिल आई एम हेल्पिंग यू गाइस, बिकॉज कि मुझे लगता है जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, उन्हें अच्छा करना चाहिए। ठीक, और सभी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर सकता। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा करे, बहुत लोग बहुत सी चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं। सो बहुत ही वास्ट फील्ड है, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। ओके, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको करो, और अगर कर ही रहे हो, साइंस ले ही लिया है, तो उसको ढंग से पढ़ लो। चलो, सो ये चीज़ समझ में आप लोगों को। फोर्स की डायरेक्शन आप लोग ने अभी तक निकाल ली होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ मूव कर रहा होगा? पी की तरफ में, क्योंकि हमारा जो करंट की डायरेक्शन आ रही थी, सो करंट हमने लास्ट क्लास में निकाला था, करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर थी? पी से क्यू तरफ आ रहा था ना, करंट पी से क्यू आ रहा था। ऐसे ही तो लूप बन रहा था हमारा क्या, ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा होगा आप लोगों को करंट। तो ऑब्वियसली करंट के अपोजिट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यू से लेके पी की तरफ फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो दिमाग लगाना, जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट था हमारा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा है? पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो किधर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं? पी की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ इकट्ठा होंगे? क्यू की तरफ इकट्ठा होंगे। कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है। इज इट क्लियर? ये जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तब उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी चीज़ें पढ़ी थी। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ रिवाइज करते चलो, नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें का जिक्र दोबारा से होगा तो तुम लोग को लगेगा कि क्या है। ठीक है, इसीलिए पढ़ते चलो। ठीक, एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द कंडक्टर फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी भाई? क्यू से पी होगी ना। सिंपल सी बात है, चार्ज के डायरेक्शन से ही मैं समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? क्यू से पी होगी, है ना? होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। कुछ ऐसा अलग से मैंने एलियन चीज नहीं बोल दिया जो कि नहीं क्लियर होगा तुम लोग को। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे कितना फोर्स लग रहा है वो किससे पता चलेगा? याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स है, दूसरा चीज मैं लिख रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीजें बोली हैं जिसको तुम लोग कॉपी में नोट जरूर करना, पॉज करके रिवाइंड करके, जैसा भी तुम लोग को करना हो। ओके, सो दिस फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स जो कि एफ ई है। अब ये एफ ई किस पे लग रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एफ ई किसके बराबर है? क्यू इंटू ई के। यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कैसा है? बाउंड नहीं है, फ्री है। समझ रहे हो? सो द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट द टू एंड्स कंटिन्यूज, मतलब जो इकट्ठा हो रहा है ना चार्ज, वो तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना कर दें। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई, इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्या हो जाएगा जब बैलेंस कर जाएगा तो? ठीक है, मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ। द accumulation of charges at the two ends continues
ठीक है, कंटिन्यूस कब तक, अरे बहुत ही गलत गलत स्पेलिंग लिखते चले हम, मिसटाइप मिसटाइप मिसटाइप, मिसटाइप नहीं मतलब एक ही साथ दो की दब जाती है तो गलत हो जाता है। तो एंड्स कंटिन्यूस टिल दीज टू फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, एफ एम एंड एफ ई, balances each other, balances each other, is it clear? ओके, यानी कि अगर बैलेंस कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या एफ ई क्या है, क्यू इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, हुआ ना कैंसिल, बिल्कुल हुआ भाई, है ना। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया वी बी इज इक्वल टू ई, आ गया ना, ठीक। अब ये चीज आ गया, अब इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, द पोटेंशियल पी डी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पी डॉट डी डॉट, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि कंडक्टर पी क्यू लिख दिया, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द एंड्स, ऑब्वियसली अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना दोनों एंड के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंट होगा तभी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी हमारी, समझ रहे हो मेरी बात को। एवरीथिंग इज जस्ट सो कनेक्टेड टू ईच अदर कि अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को एक दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलाने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई एक रिलेशन बैठ ही जाएगा, इसलिए हमेशा एनालॉजी बना करके पढ़ो, हमेशा रिलेट कर करके हमको पढ़ना है। कभी भी अगर एक कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम टाइम में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बार वीडियो को देखना पड़े, ना कि लिखना पड़े, इतना प्रैक्टिस कर लो बस। ये सारी ये जो आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, दिस विल रियली हेल्प यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोर्ड फोकस्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा बोर्ड फोकस्ड वीडियो मैं सारी बना रहा हूँ, और कंटेंट जो भी है टू द पॉइंट है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो पढ़ना है तुम लोगों को। हाँ, क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है जितना मैंने वीडियो में करा दिया वो तो नहीं करने हैं, बट एट द एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, आई कैन ओनली गाइड यू, ओके, आई कैन नॉट गिव एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू, you have to give your own examination, you have to write your own examination, so be prepared for that. So ends Q and P is, ठीक है, वो पोटेंशियल हम यहाँ पे स्मॉल v लिए, पोटेंशियल को हम कैपिटल V ले लेते हैं, दिस कैपिटल V इज पोटेंशियल, ओके, दैट स्मॉल v वाज वेलोसिटी, कैपिटल V इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या होता है जल्दी से बता दो, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कितनी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लेंथ एल के बराबर थी, कैपिटल एल, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है ना। देखो अब ये चीज अगर नहीं क्लियर हो रही है फिर से तुम लोग जाओ चैप्टर नंबर 2 में और वहां पे पोटेंशियल वाला टर्म फिर से पढ़ना तो क्लियर होगा। क्या था पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/r, वेयर आर वाज द डिस्टेंस बिटवीन द, वो वाला चार्ज जो भी हमको जहाँ से निकालना होता था पोटेंशियल, ठीक होता था कि नहीं होता था, Q/r, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q/r², यही होता था। तो Q/r होता है, एक में Q/r² होता है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक r से यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यहाँ पे l है, तो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो E × L। आई नो बहुत ही जल्दी मैंने बोला क्योंकि दिट वाज ओनली द रिवीजन, इसमें कोई डिटेल नहीं बताना था मुझे। नाउ इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बोलो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और क्या लिख सकते हैं, अब इक्वेशन की मदद से वी बी लिख सकते हैं ना। तो देखो ये वाली इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को V × B लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी बी, और क्या बचेगा हमारे पास, L, वी बी एल आ गया। हमने अब ये एक्सप्रेशन हमने किसकी मदद से निकाला, ये सिर्फ और सिर्फ हमने लॉरेंस फोर्स की मदद से निकाला कि नहीं निकाला बताओ। तो क्लियरली it is the magnetic force on the moving free
electrons that maintains the potential difference and produces the EMF। और वो EMF का हमारा देखो यहाँ लिख सकते हैं ना हम इसको, जिसको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करके लिख देना। नोट क्या कह रहा है नोट? इट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग, अरे यार क्या ये दो की एक साथ क्यों दबती है, मूविंग फ्री electrons that maintains the potential difference and produces the EMF that is equal to PLV। ठीक, समझ में आ गया? अब क्योंकि ये EMF प्रोड्यूस हुआ है मोशन की मदद से, मोशन की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे मोशनल EMF। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को क्या बात हुई? तो समझ में तो उन्हीं लोगों को आया होगा जिन लोगों ने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी और डायग्राम बना करके अपने सामने ये चीज़ जो जो मैं बोल रहा था उसको ध्यान से सुन करके लिख रहे होगे। ठीक, तो मेरा भी बस चले, मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डर कर दूं, बुक का ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर, और ऐसा लिखा हुआ रहेगा, बताता चलूं, बट आई डोंट लाइक दैट। सो सब कुछ स्क्रैच से होना चाहिए, जैसे हम लोग बोर्ड पे रियल लाइफ में पढ़ते हैं वैसे मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस हों। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे करंट इंड्यूस इन द लूप। इसके बाद करंट, अब ये EMF इंड्यूस हो गया ना, अब करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए क्या चीज़ है? सपोज करो कि कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर PQ। ठीक है, PQ आपके सामने PQRS लूप दिख रहा है आपको, PQRS लूप दिखना चाहिए, PQRS लूप दिख रहा है। PQ का रेजिस्टेंस R है, सपोज करो PQ का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और PQ कौन सा है? PQ कंडक्टर है जो कि मूव हो सकता है रेल पे। ठीक, सपोज करो जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी कि अभी हम PQ रेजिस्टेंस हमारा R है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज, क्या लेके चल रहे हैं हम, इज कैपिटल R, ये लेके चल रहे हैं, ठीक, इज कैपिटल R हम ये लेके चल रहे हैं। नाउ सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ, क्या क्या बचा भाई, PQ है ना, PQRS में तो PQ का केवल रेजिस्टेंस R है, बाकी सबका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास क्या बचा, QR, हम आर्म्स की बात करें, QR बचा, और RS बचा, और एक और बच रहा है क्या, SP या फिर PS। ये जो है इसका रेजिस्टेंस क्या है, इज नेग्लेजिबल। कितना है? नेग्लेजिबल कंपेयर्ड टू R। R से कंपैरिजन में, कंपेयर्ड की स्पेलिंग, ये भाई साहब क्या हो रहा है, दो चीज दब जाता है। चलो, एज कंपेयर टू ये नेग्लेजिबल है। देन द करंट इन द लूप विल बी, क्या होगा बताओ? समझदार लोग ने अभी तक निकाल लिया होगा। करंट I इंड्यूस करंट इज इक्वल टू EMF, कौन सा? मोशनल EMF अपॉन R, एज सिंपल एज दैट। क्या है ये? EMF किसके बराबर था? B इंटू L इंटू V अपॉन R। हो गया, बस एक्सप्रेशन निकला है हमारे पास भी। किसका निकला एक्सप्रेशन? करंट का, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन निकला। अब देखो, अब फोर्स कितना लग रहा है मूवेबल आर्म पे, ठीक है,
फोर्स कितना लग रहा है मूवेबल आर्म पे। तो पहली चीज हमने ये देखी, पहला चीज हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। दूसरा हमने ये देखा, ये दूसरा था, ए भाई, हाँ ठीक, ठीक है, ये दूसरा था, इसको एंटर करके और नीचे करो भाई तो समझ में आएगा ना दूसरा है। अब हम तीसरी चीज देख रहे हैं। क्या तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज है फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। फोर्स, ये सब तुम लोग को लग रहा होगा ना कि क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। और मूवेबल आर्म कौन सा है तो तुम लोग जानते ही हो। यहाँ पे हमारे डायग्राम में क्या है, मूवेबल आर्म PQ है ना। चलो, द कंडक्टर PQ जिसका कि लेंथ L है और करंट I कैरी कर रहा है, उसको एक तरीके का फोर्स फील होता है कैपिटल F, ठीक। उसको एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कैपिटल F का, ठीक। जबकि वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो, ठीक। तब इस केस में जो फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय, याद करो BIL साइन थीटा पढ़ा था हमने, BIL साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, सोचो सोचो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना एंगल है, 90। बताओ, 90 है। तो 90 हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BIL साइन, साइन हो गया साइन 90 है। क्या हो जाएगा, BIL सिंपली होगा। इसको अब हम इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, ये तो पुरानी बात थी ना, अब इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। आओ जरा, कैसे लिखेंगे, कैसे चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। देखो, करंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे चेंज कर दें, सपोज करो एक्सप्रेशन को I इंटू बी इंटू एल, ऐसा चेंज कर दिया हमने, ठीक कर दिया। अच्छा, अब I के जगह अकॉर्डिंग टू दिस, अभी हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला I का, BLV अपॉन आर, तो I के जगह रख देते BLV अपॉन आर, BLV अपॉन आर किसके जगह रखा हमने, I के जगह रखा। इसको ब्रैकेट में रखते हैं ताकि पता चले, I की जगह पे हमने रखा, बचा क्या बाहर, B इंटू एल, यही बचा, अरे L बचा क्या, हाँ सही तो है, L बचा, बचा ना। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, B से B मल्टीप्लाई तो B का स्क्वायर, और क्या हो गया, L से L मल्टीप्लाई तो L का स्क्वायर, अरे यार L का स्क्वायर, ठीक है, B का स्क्वायर L का स्क्वायर इंटू V अपॉन कैपिटल R। ये क्या निकल के आया, ये जो निकल के आया है, दिस इज द फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द आर्म इन अकॉर्डिंग्स विद द लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ को ध्यान में रखते हुए। तो hence to move the arm with a constant velocity v, तो इस जो PQ मूवेबल आर्म है उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करने के लिए इसको हमको एक कांस्टेंट फोर्स जो कि कैपिटल F, ये जो हमने अभी निकाला फोर्स, उसके बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर, दिस फोर्स इज कैपिटल F। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैपिटल F हमने जो निकाला, दिस इज कैपिटल F। ओके, तो ये बात तुम लोगों को क्लियर है, हमने पिछले चैप्टर को कैसे इस चैप्टर से रिलेट कर दिया, ठीक। अब हम चौथी चीज पढ़ लेते हैं भाई। चौथी चीज क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। पावर, डबल डबल डबल, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, so the power supplied by external force to maintain the motion of the movable arm will be, देखो पावर की जो डेफिनेशन होती थी पहले, मतलब 11th में, ये चीज ये होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक। पावर बताते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस पावर क्या हो जाएगा, दिस पावर विल बिकम b का स्क्वायर
क्या हमने एफ की वैल्यू रख दी ना ऊपर वाली, बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर और वी, और ये वाला वी मिला के हो जाएगा वी का स्क्वायर, स्मॉल वी भाई, वी का स्क्वायर अपॉन आर। बस हो गया ये पावर। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से कितना पावर डिलीवर किया। ठीक, ओके। अब देखो, अब पांचवी चीज, अब आप पूछोगे सर पांचवी चीज क्या क्या चीज है? हाँ पांचवी चीज है पावर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब लॉस, कैप्स लॉक दब गया, डिसिपेटेड एज जूल लॉस। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। द पावर डिसिपेटेड इन द लूप एज, क्यों देखो करंट दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी, तो कुछ ना कुछ जो पावर होती है ना वो हीट में बदल जाती है। ठीक, ये जो आपने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है इस चीज़ के बारे में। तो इसको हम, जैसे इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी जे से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या, पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, ये देख रहे हैं, जूल हीटिंग की वजह से जो लॉस हुआ उसका हम पावर लॉस के बारे में देख रहे हैं। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है आई स्क्वायर आर के बराबर, जो कि आपने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। आई स्क्वायर आर, तो अब आई का एक्सप्रेशन आपको पता है, बस रख देना है हमको सीधा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर ब्रैकेट में देखें, आई की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या, बी एल वी अपॉन आर। तो बी एल वी अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर है 23 हो गया, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऊपर आर। ठीक है, ओके। नाउ ये चीज़ तुम लोगों को अगर क्लियर हो गया, अब हम इसको एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो हमारा एक आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब बचेगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा। बी का स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर, वी का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, समझ में आ गया? ओके, तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो चलो वो भी देखते हैं। नंबर 6 नाम दे देते हैं उसको। नंबर 6, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखते ज़रूर जाना और समझते चला जाना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें पुराने चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली रिलेट कर दिया है, और बस उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ बता रहा हूँ। चलो, क्या है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन को हम आर स्लैश एन भी लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन induced charge and change in magnetic flux। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ईएमएफ किसके बराबर है बताओ भाई? ये होता है हमारा चेंज इन फ्लक्स पर चेंज इन टाइम, यही तो है। तो इसको हम अगर डी ना लिख के डेल्टा लिख दें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा अगर बड़ा चेंज हो गया तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डी भी लिख सकते थे, डी बहुत ही छोटा चेंज हो गया, इंस्टेंटेनियस। डेल्टा मीन्स थोड़ा सा बड़ा चेंज की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हमें चेंज लेना पड़ेगा। सो अगर हमारा जो आर है वो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द क्लोज्ड लूप, ठीक है, इफ R is the total
resistance of the closed loop, अगर आपका R टोटल, अरे यार ये Y क्यों दब जाता है हमसे, क्लोज लूप का if R is कहते हैं ना, if R is the total resistance of the closed loop, then उसको पीछे ले आए, ओके, देन बताओ इंड्यूस करंट किसके बराबर हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा दो, इंड्यूस्ड करंट विल बी, जल्दी से बता दो किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इज इक्वल टू आई, किसके बराबर हो जाएगा ये, ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ अपॉन आर होगा, ठीक। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सिंपल, मतलब समझो, करंट को हम और क्या लिख सकते हैं, सोच के बताना। क्या लिख सकते हैं हम करंट को, करंट को याद करो चैप्टर फर्स्ट में ही क्या होता है करंट, करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एकदम बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज करंट, लाइक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टाइम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ना। और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, सोचना और ध्यान से इस चीज को बताना। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम फाइल सोचे, और क्या लिख सकते हैं इसको, सोचो, और क्या लिख सकते हैं, कैसे रिलेट करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को इसमें कैसे रिलेट कर ले, क्या ले जाओगे, मुझे बताओ। सोचो ईएमएफ अपॉन आर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे करंट को तो आपने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी में बदल दिया, ईएमएफ अपॉन आर को क्या लिख सकते हो, खाली ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं बताओ, खाली ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, खाली ईएमएफ को, हाँ ठीक है, बचा क्या आर है, तो 1/r हो जाएगा, ठीक है, हो गया 1/r, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या कि देखो ये यहाँ पे ये चीज था, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर, आई को हमने चेंज किया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में, ठीक, ईएमएफ को हमने चेंज किया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी में, और रेजिस्टेंस को एज इट इज रखा रहने दिया, समझ में आ गया ये चीज, नाउ ठीक। अब हम देखेंगे, hence the charge induced in the circuit in time t, जो चार्ज इंड्यूस होगा सर्किट में इन टाइम नॉट टी, इवन हमने क्या लिया डेल्टा टी ना, डेल्टा टी, ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा वो, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू, हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आर, होगा कि नहीं होगा, ऊपर से मिला लो तुम, डजन, देखो डेल्टा से डेल्टा गया, ये सिंपल, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, ये बचा हमारे पास एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं लिखा। इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो ये क्या है ऊपर वाला, डेल्टा फाई क्या है, नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है ये, अपॉन आर क्या है, रेजिस्टेंस है, यस। सो हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत ही एकदम क्लियर कट एक चीज सामने दिख रही है हमको, कि द इंड्यूस चार्ज डिपेंड्स ऑन नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, बट नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इंटरवल, देखो टाइम इंटरवल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमारा इंड्यूस चार्ज जो है, टाइम इंटरवल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके इस बार 2019 के बोर्ड में आया था, 2020 का बोर्ड हुआ था ना इस बार, खैर 2000 आई थिंक नहीं, पिछले साल 2019 में, सही बोला ना, 2019 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कैसे करें, लेकिन अब आप लोग को पता है ये कैसे करना है, क्वेश्चन ये है तो आप लोग यही डेरिवेशन करनी होगी, ओके।
इट इज क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे, बट आपका टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा। रेट की बात आती है मतलब वो डिवाइड बाय टाइम हो जाता है, ठीक, समझ रहे हो, ठीक। सो हेंस आपका ये वाला मॉड्यूल होता है खत्म। इसके बाद थोड़े क्वेश्चन दो चार करेंगे और इस वीडियो को उसमें ही ख़त्म कर देंगे। और इस क्वेश्चन को जैसे हम क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह कर लगाने के बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ बड़ा नहीं है। फिर उसके भी ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू एडी करेंट्स, ठीक। एडी करंट एक कंडक्टर के अंदर बनता है, क्या होता है वो देखेंगे, वो एडी करंट कैसे जनरेट होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसके भी हैं। देन उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह थोड़ा सा देखेंगे उसमें क्या यूज़ होता है इसका, और बस हमारा टॉप चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये, और मेरी वीडियो लेंदी रहती है, इस वजह से काफ़ी चैप्टर्स कम पार्ट में ही कवर हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट विथ अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, यानी कि जो जब उसकी विंग का जो लेंथ है, एक विंग का नहीं, दोनों लेंथ, दोनों विंग का लेंथ जो मिला के मतलब पूरा वो है 40 मीटर, फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, कांस्टेंट एल्टीट्यूड है, एक कांस्टेंट हाइट पे है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रही, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज, इतना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको निकालना है ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग। ईएमएफ क्या बनेगा, यानी ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो सोचो 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 कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आखिर मतलब एयरक्राफ्ट से कहाँ पे चलाया। देखो मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, तब तुम लोगों को क्लियर होगा। मैं एक एयरक्राफ्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक सिंपल एक जैसे विंग स्पैन कह रहा है ना, एक विंग सपोज करो ये एक एयरक्राफ्ट है, इस तरीके से कुछ ऐसी होती है, मतलब ये विंग्स है, मैंने एक ज्योमेट्रिकली रफ बनाया बिल्कुल, ये विंग्स हैं उसकी ऐसे, और ये एयरक्राफ्ट ऐसे आगे जा रहे हैं, इस तरीके से होती है, ठीक। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। विंग स्पैन कितना दिया हुआ है हमें, विंग स्पैन कितना दिया हुआ है, कितना लेंथ है विंग स्पैन का, विंग स्पैन का लेंथ है हमारा 40 मीटर, 40 मीटर, ओके। ये विंग स्पैन है, किधर की तरफ जा रही है, ईस्टवर्ड जा रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी जो वेलोसिटी है ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ मान लेते हैं, ईस्ट इधर होता है हमारे, ये इसकी वेलोसिटी है। इज इट क्लियर? ये हो गई इसकी वेलोसिटी एंड ये हो गई लेंथ। और क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एल्टीट्यूड पे है, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके। यानी कि अगर ये इधर की तरफ जा रही है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं उसको दूसरे कलर से दिखाऊं, ब्लू कलर से, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एरोप्लेन की विंग्स ये है, एरोप्लेन का मुंह ऐसे है, एरोप्लेन का मुंह अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, समझ लो कि ये मतलब ये इस तरीके से एरोप्लेन है, ठीक, इस तरीके से होती है ना, ये इसका टेल हो गया और
इस तरीके से एरोप्लेन है, इसकी विंग है, ठीक, इस तरीके से ऐसे जा रही है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, वो ऐसा है, ठीक, ऐसा है। तो अगर हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हम इसके विंग को मान ले कि एक कंडक्टर पी क्यू की तरह बिहेव कर रहा है, और पी क्यू हमारा मूव कर रहा था ना, वैसे ये भी मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी इसके भी है ना। तो जो मेटालिक पार्ट है बेसिकली बिटवीन द विंग टिप, मतलब विंग का टिप, ये एक टिप ये है, एक टिप ये है, उसको हम एक सिंगल कंडक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक, जो कि लाइन में इसको कट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, मतलब नॉर्मल है उसके, ठीक। ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो है क्या है, ये बीवी है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बीवी जो है ये बीवी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज बीवी एंड दिस इज वी एंड दिस इज लेंथ एल। नाउ अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो रियल लाइफ था, हमने उसको क्वेश्चन कैसा चेंज कर दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस, सोचो भाई। चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ के पहले हम देख लेते गिवन क्या क्या है। हमको लेंथ दिया हुआ है एल, कितना दिया हुआ है 40 मीटर। हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना दिया है, आई थिंक 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, पावर -5 टेस्ला। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है वेलोसिटी, कितनी दी हुई है वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर में दी है। अरे भाई इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, 1080, इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, बड़े को छोटे में चेंज करेंगे छोटा हो पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक दिस विल बी एग्जैक्टली 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 300 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी वी इंटू एल इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सारी वैल्यूज को रख देता हूँ, ये हो जाएगा 1.75, बार बार लिखने में अजीब लगता है, 10 की पावर -5 का टेस्ला and multiply by 40 multiply by 300, उसको सबको सॉल्व करते देखो करते हैं क्या। 1.75 डेसिमल हटाओ, दो नीचे आ जाएगा, ओके, -5 नीचे, ये 10⁻⁻5 है, और 40 और 300 वाला का जीरो अगर ले लें तो 10⁻3 हो जाएगा, तो 10⁻2 बचेगा, 10⁻2 को नीचे ले आओ, 10⁻2, 4 3 12, 12 और 1.75, 12 और 1.75, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा आपका 84, और ये वो करके ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 0.21 ईएमएफ है, तो आएगा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिख लो यहाँ पे वोल्ट। इज इट क्लियर? तो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक and this has been solved. Now we will proceed further with another question. चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगेन ये एरोप्लेन का क्वेश्चन है। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड। अब की बार कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में दिया है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड
at that place is 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, यानी कि उस जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ डिप हमें दे दिया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, जिसका कि विंग की लेंथ कितनी दी हुई है 30 मीटर, यानी कि इस बार कंडक्टर की लेंथ 30 मीटर दी हुई है एंड वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। हमें दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। देखो हमने डायग्राम पिछली बार बनाया था, इस बार आप लोग बनाओगे, ठीक है। देखो द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन, ये जो एयरप्लेन की विंग्स है वो जो फ्लक्स के लाइन है या फिर मैग्नेटिक के जो लाइंस हैं उसको कट कर रही हैं, ठीक है, उसको कट कर रही हैं कि नहीं। लाइंस ऑफ द किसको कट करेंगी, वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, पिछली बार कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट दिया था और हमारा जो कंडक्टर है वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। ओके सो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमको उसको निकालना है। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, बी वी, बताओ बी वी को निकालने का कोई तरीका आपके दिमाग में है, सोचो सोचो और बताओ कैसे निकाल सकते हैं हम बी वी को। भाई याद करो, टेन डेल्टा किसके बराबर होता था, किसके बराबर होता था, बी वी अपॉन बी एच के बराबर होता था कि नहीं। देखो चैप्टर 5 भी आपका रिवाइज हो रहा है इसके साथ, यही तो खासियत है एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं। 12th में रहोगे 11th को रिवाइज करा देगा, 11th में 12th का तो नहीं पूछता, खैर। ओके सो यहाँ से वी नो दैट हमें एंगल ऑफ डिप तो पता ही है 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम बी वी निकाल सकते हैं, बी वी विल बी इक्वल टू टेन डेल्टा मल्टीप्लाई बाय बी एच जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ दैट बी वी विल बिकम टेन डेल्टा यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज 1/√3, तो वी कैन राइट 1/√3 1/√3 मल्टीप्लाई बाय बी एच जो कि दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ का टेस्ला। ओके ओके एक सेकेंड, यहाँ पे 1/√3 को मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, नहीं तो तुम लोग डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। ओके नाउ वी हैव दिस and we have, I think we have everything now, we can calculate the value of bv। तो bv को कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा 1/√3 √3 से 4 है ऊपर ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड 1.732 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा करीब 2 टाइम्स, ये 4 से कम जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग ये ऐसा आएगा, और इंटू 10 to by ये, तो या चलो ठीक है, ये हमारा जो क्या ही आ जाएगा ये ओवर इंटू 1.72 1/1.7, मतलब इसको ये आ जाएगा, ये करीब 0.0 नहीं 0.57 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय ये अगर 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, तो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, चलो उसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। आगे क्या है हमको निकालना, क्या है हमको निकालना है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू बी वी इंटू एल इंटू वी। अब ज़रूरी नहीं है जब वर्टिकल कंपोनेंट देगा तभी आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दोगे, बट हॉरिजॉन्टल दिया है तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन कराया जिसमें कि हमको कहते हैं ना कि वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था बल्कि इनडायरेक्टली दिया हुआ था।
ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा दिस विल बिकम लेंथ हमारा कितना है, लेंथ इसका 30 मीटर, लेंथ है हमारा 30 मीटर, स्पीड कितनी है 450, एंड जो ऊपर हमने वैल्यू बचा के रखी है वो है 0.57 इंटू 4 इंटू 10 to the power minus 4. After solving all these values, we get the answer as 3.12 volt. आप कहोगे तो मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, बट सॉल्व करना अल्टीमेटली आप लोगों को है, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तो बिना सॉल्व के प्रैक्टिस नहीं होगा। पेन चलाओ, कॉपी मत करना। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन इधर अलग ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, एक मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इट इज रोटेटेड, उसको रोटेट किया गया, ठीक, एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा में, ओमेगा आप लोग जानते हो ना कैसा होता है, डब्लू जैसा होता है, ठीक, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, आप लोग अपने सिंबल यूज करना अपने कॉपी में, ठीक है। नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि हम यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, हम क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड लेके कर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो क्रॉस की लेके पढ़ते हैं तो इजी रहता है, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम। उसके बाद हमको क्या करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड, एक्सप्रेशन निकालना है हमको, डिराइव करना है किसका, ईएमएफ जो कि इंड्यूस होगा रॉड में, एंड करंट जो कि इंड्यूस होगा, और हीट डेसिपेशन का। तो चलो करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखो ये आपकी, पहले मैं क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, ठीक है, क्रॉस की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाता हूँ, समझाने के लिए बहुत है। ओके, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, एंड हमारे पास एक रॉड रखा हुआ है, ठीक, टेढ़ा ऐसे हम रखते हैं रॉड यहाँ पे, सपोज कर लो ऐसा, ये ऐसा रॉड रखा हुआ है ब्लू कलर का, इस तरीके का ऐसा रॉड रखा हुआ है कि मतलब, ठीक है, ऐसा और ऐसा रॉड रखा हुआ है। ओके, ये ऐसा रॉड रखा हुआ है, और ये जो है ये एक एंगुलर वेलोसिटी में इस तरीके से घूम रहा है, तो अगर मैं इसका पाथ बनाऊं घूमने का, वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा समझो, ठीक, लोगों को क्लियर हो रहा है। और घूम कैसा रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि ऐसा इस डायरेक्शन में, ठीक, ऐसा घूम रहा है ये, ठीक, इस डायरेक्शन में घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये यहाँ पे घूम रहा है। इज इट क्लियर। लेंथ कितनी है रॉड की, लेंथ हमें दिया है कैपिटल एल, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, इसकी लेंथ जो है ये है हमें कैपिटल एल, ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। देखो अगेन पढ़ते हैं, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ओके, इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म है, इस एंगल टू एंगल ओमेगा, ठीक है, इसको रोटेट किया हमने, ठीक। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सपोज द रॉड कंप्लीट्स अपना एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो कैपिटल टी टाइम में कर रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे, ठीक है, सपोज the rod completes one revolution in time t, सपोज करो कि एक रेवोल्यूशन टाइम टी में कर रहा है, देन चेंज इन फ्लक्स, ईएमएफ के लिए चेंज इन फ्लक्स चाहिए ना, चेंज इन फ्लक्स
कितना हो जाएगा बताओ, चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, सोचो और बताओ। भाई ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये एल इसके रेडियस के, इस सर्कल के रेडियस की तरह एक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसको मैं कहूँ तो और बड़ा कर दूं, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। ये एल जो है, ये रेडियस इस ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है, कर रहा है ना। सो चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम इसका, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है बताओ, डी फाई, ओके होता है ना। और अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एरिया होता है। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर और हमारा कहते हैं ना जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी इंटू ए सिंपल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब b इंटू ए, अब b का हमें आइडिया है, b का हमें आइडिया नहीं है, डजेंट मैटर, वी डोंट वांट आल्सो दैट। b इंटू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया को इस सर्कल के पाई एल का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे, इंड्यूस्ड आई एन डी ई एम एफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ये तो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, भाई यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, है ना। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू बी इंटू पाई एल का स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो रोटेशन में टाइम पीरियड के बिहाफ पे केवल मत छोड़ो, ठीक है, उसको चेंज कर दो फ्रीक्वेंसी में, ठीक। तो अब आप लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, जस्ट रिवर्स रिलेशन होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/t विल बी इक्वल टू एफ, तो ये बदल जाएगा बी पाई एल का स्क्वायर इंटू एफ, और ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है जो निकल के आया। अच्छा, एक चीज़ और, हमारा जो अब हमको उसको ओमेगा के फॉर्म में लाना है ना, ओमेगा का यूज़ करना है हमको, हमने क्यों उसको चेंज किया फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक, एंगुलर स्पीड से। नाउ अब हमें पता है ना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। कहाँ से पता चला, एक्सपेरिमेंट करा था तुम लोगों ने पेंडुलम वाला, कहाँ पे, क्लास 11th में, ठीक है, उसके अगर ठीक से पढ़ा होगा थ्योरी, उसमें था ये चीज़, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ है उसका एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह हम ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा बी इंटू पाई इंटू एल का स्क्वायर इंटू एफ की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई हुआ कैंसिल, पाई से पाई हुआ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्सप्रेशन, ई एम एफ इंड्यूस्ड का, ये बच्चा ये बचा आपका बी एंड एल का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2, दिस is the expression that you have derived, that's all, ओके। ये तो पहला हुआ हमारा।
और दूसरा करते हैं। दूसरा में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट, वो भी बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू क्या है, ईएमएफ इंड्यूस जो भी निकाला अपॉन आर, बस चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन। क्या निकाला, बी एल का स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को हम डब्ल्यू की तरह बनाते हैं, तुम लोग ओमेगा मत लिखना, ओमेगा डायरेक्ट सिंबल बनाना, इट इज़ अ ग्रीक सिंबल, ओके, ओमेगा अपॉन 2 और साथ में आर भी आ जाएगा, खत्म हो गया। आगे बढ़ो। थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन ये कैसे निकाले, इन टाइम टी, वो निकालने का तरीका ये है, हीट डिसिपेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, और वो निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला है हीट डिसिपेशन का, याद करो, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था हमने, आई स्क्वायर आर टी, बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें हो जाएगा ये ईएमएफ, इसका फॉर्मूला जो होता है ईएमएफ का, ये कहाँ पढ़े थे, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे हैं, ठीक, ईएमएफ इनटू टाइम, जब लाइव क्लास चलती रही हमारी तब मैंने बताया था ये चीज़, रिकॉर्डेड है मेरे पास, तो अपॉन आर इसका फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू अब हम एक्सप्रेशन रखेंगे तो हमारा वो चेंज हो जाएगा। खैर मैं अब यहाँ पे इतना करके छोड़ रहा हूँ, वी हैव टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन दिस, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और एक क्या, हम दो और क्वेश्चन करेंगे, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल का क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, यानी कि जो साइकिल की तीली होती है, ओके, 0.5 मीटर लॉन्ग ईच ऑब्वियसली, इट इज़ रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये मतलब हमको फ्रीक्वेंसी दे दी है, याद रखना इस चीज़ को, एक मिनट में 120 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो हम उसके बाद में वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बी एच एट अ प्लेस, ठीक, अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.4 गॉस, और हमें पता है कि जो 1 गॉस होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, तो हम कन्वर्जन कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है, एक्सल क्या होता है और रिम क्या होता है, तो हम लोग को पता होगा, एक्सल जहाँ पे सारी तीलियाँ आके कन्वर्ज होकर मिलती हैं, और रिम हमारी जो कि एकदम आउटर सरफेस होता है टायर का, मतलब वो जो लोहा, ऑब्वियसली रिम, टायर की बात ही नहीं कर रहा, खैर वो तो साइकिल की बात हो गई। अपने को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, लेंथ हमें दिया हुआ है, अगर हम एक की बात करते हैं तो लेंथ हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक, 0.5 मीटर हमें लेंथ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक, 0.4 गॉस, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁻⁻⁴ करके, वो टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 120 रिवोल्यूशन कर रहा है 60 सेकेंड्स में, ठीक है, अगर हम 1/120 रेवोल्यूशंस इज हैपनिंग इन 60 सेकेंड्स, यानी कि एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, 2 रेवोल्यूशन, क्लियर है ना, बिल्कुल एकदम मतलब कॉमन सेंस से हम निकालेंगे ये चीज़, ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं चाहिए हमें, ओके, सो यहाँ से हम क्या इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें रॉड ही तो मूव कर रहा था हमारा, किस तरीके से मूव कर रहा था, वैसे ही तो मूव कर रहा था, तो वैसे ही साइकिल की तीली भी तो मूव करती है, तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या कुछ एक्सप्रेशन निकाला था ईएमएफ का, हमने डिराइव किया था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आया था हमारा, बी पाई, ठीक है, एल का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी, यही आया था, और हमें तो इस बार फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्या, डायरेक्ट निकाल लेते हैं यार, देखो आप लोग सोच रहे हो कि सर इतने आसानी से बता दिया, जो कि इस क्वेश्चन में देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को रियल लाइफ एग्जांपल लेके के चलेंगे तो इजीली हो जाएगा ना, साइकिल की तीली वाला है कॉन्सेप्ट, और पिछला जो हमने किया था रॉड को घुमाया था, सेम ही तो है, सेम ही तो है ना, एक्सिल मतलब बीच वाला पॉइंट, और आपका जो रिम मतलब किनारा, वही चीज़ है भाई,
इसमें भी साइकिल की तीली का लेंथ दिया हुआ है। साइकिल की जो एक तीली है जिसको कि हम पॉइंटेड स्पोक्स बोलते हैं, वो कंडक्टर का काम कर रही है, जो कि मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, और रोटेशन के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, तो हम वही अप्लाई कर देंगे इसमें। ओके, सो हमारी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ कितनी दी है जल्दी से बता दो। 0.5 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5 लिखा है, 0.5 एक ही चीज़ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड भाई, 0.4 गॉस दिया हुआ है। 0.4 गॉस को ना लिख के हम इंटू 10⁻⁻⁴ डायरेक्ट टेस्ला में ही कन्वर्ट कर देते हैं इसको। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चली फ्रीक्वेंसी हमें, फ्रीक्वेंसी दिया था 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स, यानी कि 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक। ये हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई। नाउ दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज, वी जस्ट हैव टू पुट इन द एक्सप्रेशन। यहाँ से हमारा इंड्यूस ईएमएफ निकल के आ जाएगा। बट ये 10 मेटालिक स्पोक की बात कर रहा है, हम एक का निकालेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, ओके, नाउ हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम उसको रखना है केवल 0.5, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 0.5 मल्टीप्लाई 0.0, ये 0.40 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 2। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है 0.5 3.4 देखो 0.40 से 0. अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा हो जाएगा, वो 0.20 हो जाएगा। 0.20 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28। 6.28 इंटू बच कितना रहा है, ये 10⁻⁻⁴ यहाँ से और यहाँ से, ओके, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵ वोल्ट। ये निकल के आया एक के लिए, एक के लिए। हाँ, अब खुद सोचो, सारे जो 10 तीलियां हैं साइकिल की, वो इसी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। एक एंड उनका बीच में है, मतलब एक्सल में, और दूसरा एंड रिम पे है कि नहीं है। सो वो सारे ही पैरेलल में कनेक्टेड है। मतलब ऐसा सोचो, देखो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है वो लोग, पैरेलल में ही तो कनेक्टेड है ना। दिमाग वाली चीज यहीं पे तो दिमाग लग रहा है। एक मार्क्स का ये लॉजिक है, ये हमारा लॉजिक है सिंपल। देखो क्या कह रहा है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, ये निकालना था। तो अच्छा खुद सोचो, अगर हम साइकिल की एक तीली की बात करें तो एक्सल और रिम के बीच में है, दूसरी तीली की बात करें वो भी एक्सल और रिम के बीच में, तीसरी भी सेम इस तरह से कनेक्टेड है। अगर हम उसको वायर के फॉर्म में देखें, कनेक्शन सीरीज मतलब ऐसा सर्किट के फॉर्म में देखें, तो जो एक तीली है साइकिल की वो दूसरे तीली से जो एक स्पोक है साइकिल का वो दूसरे तरीकों से पैरेलली कनेक्टेड है कि नहीं। सोचो और बताओ, अगर तुम लोग रियल लाइफ को थोड़ा सा अपने चैप्टर से रिलेट कर पा रहे होगे तो लॉजिकली बता लोगे ये चीज़, ठीक। तो वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, और हमें पता होता है कि पैरेलल में हमारा जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज होता है सेम होता है। इसी वजह से यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, क्योंकि हमारा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और बस उसके बाद इस वीडियो की समाप्ति। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसी को रहने देते हैं, बिकॉज क्योंकि सारे मैं देख पा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस हमने हर टाइप के लगा लिए हैं, तो बाकी क्वेश्चन वो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई होगी तो भी लाइक कर देना। और पढ़ना मन लगा के पढ़ो, आशीर्वाद है तुम लोगों को बड़ों का। अच्छा मार्क्स लाओ
और अच्छी जगह सिलेक्शन हो तुम्हारा, जो भी करना हो तुम्हें लाइफ में अच्छा अचीव करो, क्योंकि लास्ट ईयर है तुम लोग का स्कूल में। सो और लास्ट ईयर ही तुम लोग का ऐसा हो गया बेचारे तुम लोगों की, स्कूल ही नहीं जा पा रहे हो। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, ये जल्दी से जो भी है कोविड ठीक हो जाए और सेफ रहो, घर पे रहो, पढ़ो मन लगा के। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग, और लाइक कर देना यार ज़रूर से, सब्सक्राइब कर देना और शेयर वेयर कर देना थोड़ा सा अपने और दोस्तों के साथ।